नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अब हम देखेंगे सारणी के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और कैसे हम इसे निकालते हैं। ठीक है, जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था अवयव सारणी, तब हमने देखा था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या होता है, क्या अंतर होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें रो और कॉलम कितनी भी हो सकती है। लेकिन डिटर्मिनेंट में हमने देखा था कि रो और कॉलम की संख्या हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी हमेशा ये क्या रहेगा, वर्ग रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट एक क्या हो गया हमारा, एक अरेंजमेंट हो गया जिसकी शेप हमेशा क्या रहने वाली है, स्क्वायर शेप रहने वाली है। जबकि मैट्रिक्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, वो वर्ग हो। मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ एक अरेंजमेंट होता है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन उसके डिटर्मिनेंट को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, दो डंडों के बीच में जैसे मापांक लिखते हैं वैसे उनके बीच में मैट्रिक्स लिख देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसका हम मापांक निकाल रहे हैं। ठीक है, मापांक से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक है नोटेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोट करने के हो गए दो तरीके, कि दो डंडों के बीच में मैट्रिक्स लिख देंगे या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि ए हमेशा क्या होगा, हमारा एक वर्ग मैट्रिक्स होगा जिसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमने देख लिया, डिटर्मिनेंट स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, अगर एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एन ऑर्डर है, या फिर उसकी इसको हम एन को क्या बोलते हैं, उसकी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उसमें रो की संख्या कितनी है, एन है, और उसमें कॉलम भी कितने हैं, एन है। ठीक है, और अवयवों की संख्या कितनी है, एन क्रॉस एन इंटू एन स्क्वायर, उसमें क्या है, अवयव हैं। ठीक है, इसके अलावा डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, एक वैल्यू होगी, यानी इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा क्या होने वाली है, एक संख्या होने वाली है। फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक केवल नंबर ही रह जाएगा। मैट्रिक्स की तरह नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे अवयव ही रहेंगे। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, फिर हम देखेंगे कि किसी भी दी गई वर्ग मैट्रिक्स का हम 2x2 की वर्ग मैट्रिक्स और 3x3 की वर्ग मैट्रिक्स का क्या निकालना सीखेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है, क्योंकि ये तो क्या है, एक वैल्यू है जो कि 0 भी हो सकती है, तो हम मैट्रिक्स ए को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और ऐसे मैट्रिक्स का क्या है, हम जो इन्वर्स निकालते हैं वो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम ए इन्वर्स निकाल रहे होते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं किससे, डिटर्मिनेंट ए से। जब यही 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा तो इसका ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा। जब ए का किसी भी मैट्रिक्स ए का अगर इन्वर्स अवेलेबल नहीं है तो हम ए को क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसी प्रकार अगर इसका उल्टा हो गया कि ए की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो इसका ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। अगर ए इनवर्स विद्यमान हुआ तो ए को क्या बोलेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या फिर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, अव्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैट्रिक्स के कोई मैट्रिक्स है उसका सबसे पहले आगे चल के हम देखेंगे कि जब भी इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्स का विद्यमान है भी या नहीं, तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें दे दिया जाए कि डिटरमिनेंट निकालो के इंटू ए का, जहाँ पे के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी एक वास्तविक संख्या है। तो इस केस में क्या है कि हमारा के बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या लेके आएगा, इस मैट्रिक्स ए की इंडेक्स या इसका ऑर्डर बाहर लेके आएगा। जैसे ए अगर एन क्रॉस एन का एक वर्ग मैट्रिक्स है, एन बाई एन का वर्ग मैट्रिक्स है, तो इसकी इंडेक्स एन ये क्या होगा, अपने साथ पावर में लेकर आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हमारे आगे चल के क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें दे दिया जाता है कि ए इंटू बी का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का अलग निकाल सकते हैं
और बी का अलग निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखी कि अगर कांस्टेंट ए से गुना कर दिया है तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या लेके आएगा, एक इंडेक्स लेके आएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। इसी प्रकार दो मैट्रिक्स के गुणन का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, उनका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ हमारी किस पे अप्लाई हो जाएगी, अगर ए स्क्वायर दिया होता तो हम ए स्क्वायर को क्या लिख लेते, ए इंटू ए लिख लेते, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है इंटू डिटर्मिनेंट है। अब हमें पता है ये तो कोई एक वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं का गुणन हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। इन जनरल लिखना होगा, तो अगर ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट है तो आप क्या करो, पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लो और उसकी पावर क्या कर दो, एन कर दो। क्यों, क्योंकि ए की पावर एन करने में हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो उस केस में हमारा वहाँ पे हमारी हेल्प कौन करेगी, ये प्रॉपर्टीज हमारी हेल्प करेगी। हमने क्या देखा, अंदर अगर के कांस्टेंट आ गया तो उसके साथ इंडेक्स लेके बाहर आ जाएगा पावर में, दो या दो से अधिक मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स, तो आप मल्टीप्लाई मत करो, अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के उनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रॉपर्टी से हमने देख लिया, किसी पावर मैट्रिक्स की पावर एन का डिटर्मिनेंट है तो पावर कहाँ ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ घात है, ये वो इंडेक्स वाली बात नहीं है। इन जनरल एन की जगह हम एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये एन यहाँ पे इंडेक्स वाला नहीं है, ये सिर्फ एक पावर को दर्शा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तब भी देखेंगे, इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, जब भी कोई भी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, अगर हमने उसकी रोज एंड कॉलम को, उसकी पंक्तियां और स्तंभों को अगर हमने आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, यानी एक जो रो थी वो अब क्या बन गई, कॉलम बन गई, और जो कॉलम था वो अब क्या बन गया, रो बन चुकी है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हम जानते हैं कि रो और कॉलम को जब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। यानी अगर मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसके रो को हमने इसके कॉलम बना दिया, कॉलम को हमने इसके रो बना दिया, तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होगा उसको हम ए का ट्रांसपोज बोलते हैं, और उसे हम ए की पावर टी या फिर ए के ऊपर डैश लगा के दर्शाते हैं। तो इसका मतलब ए और ए के पावर टी का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो तो भी उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो वही होगा जो इसके रो और कॉलम से प्राप्त करने पर, चेंज करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जिसे हम ए का ट्रांसपोज बोलते हैं, उसका डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक रो को एक कॉलम से इंटरचेंज कर दिया, इसमें हमें क्या करना होगा, सभी रो को कॉलम बनाना होगा, सभी कॉलम को रो बनाना होगा। जैसे अगर हमें दिया जाता है A11 A12 A21 A22, अगर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, 2/2 का वर्ग डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पहली रो क्या है, A11 A12, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। जैसे ही कॉलम बनाएंगे ये कैसे दिख जाएगा, ऐसे दिख जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रो है, इसको हम क्या बना देंगे, दूसरा कॉलम बना देंगे, तो दूसरा कॉलम बनाएंगे A21 A22, इनकी वैल्यू आपस में क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, इसमें ये नहीं होगा कि एक कोई चेंज करें, हमें क्या करना होगा, दोनों सभी रो को चेंज करना होगा या फिर सभी कॉलम को चेंज करना होगा। ठीक है, अगर हमने जैसे रो चेंज किया तो इसमें कॉलम अपने आप चेंज हो गए। जैसे कॉलम पहले कौन था, A11 A21 था, जो कि अब क्या बन गया, रो बन गया। जब हम रो को कॉलम बना रहे होते हैं तो कॉलम रो अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि रो को या तो कॉलम बना दो या फिर कॉलम को हम क्या बना दें, सभी को रो बना दें, तो हमें क्या मिलता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलता है, और उसका डिटर्मिनेंट वही होता है जो उस ओरिजिनल मैट्रिक्स का था। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने क्या किया, कोई भी दो रो को, है ना, जैसे मान लो R1 और R2 को हमने क्या कर दिया, आपस में चेंज कर दिया, या फिर कोई भी दो क्या ले लिए, कॉलम ले लिए, कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, आपस में चेंज कर दिया। जैसे कोई कॉलम ith कॉलम है उसको चेंज कर दिया किससे, jth कॉलम से, तो इस केस में क्या होगा, मैट्रिक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। ठीक है, कोई भी दो रो लिए,
दो या तो रो ले लो या फिर दो कॉलम ले लो, उनको आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने से क्या होगा, साइन बदल जाएगा। अगर पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, हर परिवर्तन पे एक बार चेंज होगा। जैसे मान लो कोई भी दो रो चेंज कर दी हमने, R1 को और R2 की दोनों के आपस में लोकेशन चेंज कर दी तो साइन बदल जाएगा। वहीं पे अगर दोबारा हमने कोई भी दो कॉलम थे C2 C3 को आपस में चेंज कर दिया तो दोबारा साइन चेंज होगा। लेकिन दो बार चेंज करने से वापिस साइन क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल हो जाएगा। तो हर बार हर परिवर्तन पे क्या होगा, साइन बदलेगा। हर परिवर्तन पे क्या होगा, साइन बदलेगा। ठीक है, तो हम किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। या अगर ये एक्टिविटी दो बार कर दी या फिर चार बार कर दी तो उस केस में तो साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि प्लस का माइनस हुआ, दोबारा किया, फिर माइनस का प्लस, वापिस क्या आ गया, साइन सेम ही आ गया। इसी प्रकार अगर इवन टाइम करेंगे, जैसे वन टाइम किया तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 3 टाइम करेंगे तो भी वो साइन क्या होगा, चेंज होगा। हमें बस ये याद रखना है कि हर बार जब भी चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। ओवरऑल अगर परिवर्तन हमने सम कर दिए, हम इवन टाइम चेंज किए तो और सेम ही साइन रह जाएगा। ठीक है, अगर और टाइम कर दिए तो साइन बदल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है कि जब भी हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, रो और कॉलम मतलब दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उस केस में साइन चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी कहती है किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो ले लो या फिर कोई भी दो कॉलम ले लो, अगर वो दोनों के सेम है तो ऐसे डिटरमिनेंट की हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ऐसे डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम दिख गए तो उस केस में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निश्चित ही क्या आएगी, 0 आएगी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें डिटरमिनेंट को सोल्व करने में आसानी पैदा कर देंगी। ठीक है, 8 डिटरमिनेंट होंगे, उनको हम प्लस माइनस करके, किसी रो को किसी में से माइनस करके उनको हम क्या कर लेंगे, इजी बना लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे कैलकुलेशन को क्या बनाएंगी, आसान बनाएंगी। ठीक है, अब देखो कोई भी हमने क्या ली, एक रो ले ली या फिर एक कॉलम ले लिया। ठीक है, सिर्फ एक रो या एक कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर उसके सभी अवयव, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सभी अवयव की बात करें, सभी अवयव सिर्फ उस रो या कॉलम की, अगर वो क्या है, के से मल्टीप्लाई किए गए, के से उनको क्या किया, गुणा किया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नया मैट्रिक्स आया ना, मान लो नया मैट्रिक्स है बी, तो उसकी वैल्यू पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर ही होगी, बस वो क्या होगी, गुणा कर देंगे उस कांस्टेंट से डी। जैसे मान लो अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स था ए बी सी डी, हमने क्या किया, इसकी पहली रो को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कांस्टेंट के से। तो रो को मल्टीप्लाई किया, नया मैट्रिक्स है बी, तो पहली रो के सभी हुए क्या होंगे, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मल्टीप्लाई होंगे ये हमारा नया मैट्रिक्स बन जाएगा, तो अब वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो इसको हमें अलग से सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, सॉरी ये मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं हम, है ना। ये कोई मैट्रिक्स था, हमने क्या किया, इसकी पहली रो के सभी अवयवों को के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहली ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, बस मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, उस कॉन्स्टेंट से जिससे आपने किसी एक रो या कॉलम के सभी अवयवों को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम इसका यूज करेंगे उल्टा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट बी बराबर दिया गया है के ए के बी सी और डी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से पूरे को के को कॉमन ले सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, के इंटू के बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने की बात। इस अब देखो ये हमारे यहाँ से हमारे वो प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। हमने देखा था कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको के से मल्टीप्लाई किया और उसका डिटर्मिनेंट निकाला, हमने देखा था कि उसके बाहर क्या निकल के आया था, के की पावर एन निकल के आया था। ये कैसे निकल के आया था, कोई भी मैट्रिक्स ए है, लेते हैं ए बी सी डी, इसको के से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसके सभी अवयव किससे मल्टीप्लाई होंगे, के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी निकालेंगे कि इसकी पहली रो उठाई, हमने देखा पूरे में से क्या आ रहा है, के कॉमन आ रहा है तो के बाहर आ जाएगा। फिर देखा हमने दूसरी रो में भी सभी हुए कैसे मल्टीप्लाई हैं, के बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ए बी सी
डी। इसको हम क्या लिख देंगे, के स्क्वायर। इसको हम क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने क्या देखा, अंदर मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या है, के स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ से है, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स था, इसकी इंडेक्स कितनी थी, 2 थी, तो इसकी इंडेक्स ये साथ में बाहर लेके आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी से भी हो गया कि किसी भी एक रो या कॉलम में सभी अवयव अगर के से मल्टीप्लाइड हैं तो उनमें से हम क्या ले सकते हैं, के बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है, कोई जो भी हम रो ले रहे हैं उसके क्या होने चाहिए, सभी अवयव मल्टीप्लाइड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल एक ही अवयव मल्टीप्लाइड है फिर भी हम उसमें से के कॉमन ले लें, ऐसा नहीं चलेगा। और ना ही ऐसा हमें कंफ्यूज होना है कि यहाँ से के लिया, यहाँ से के लिया, बाहर तो के स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक रो से एक अगर सभी अवयव मल्टीप्लाइड हैं के से, तो वहाँ से बाहर क्या आएगा, सिर्फ वो के बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें क्या है कि किसी भी एक रो या कॉलम में, पहली बात हम बात कर रहे हैं सिर्फ रो, किसी भी एक रो या कॉलम में उसके अवयव क्या है, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों के सम के रूप में लिखे हुए, तो हम इस मैट्रिक्स को भी, डिटर्मिनेंट को भी दो डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। पहली देखो, पहले a प्लस एक्स है तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ b प्लस वाई है तो यहाँ b आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा। c प्लस जेड है तो यहाँ c आ जाएगा, यहाँ z आ जाएगा। बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम। तो अगर किसी भी दिए गए डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कॉलम में तो दो से अधिक अवयव क्या है, सम में या प्लस या माइनस में है, तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंटों के सम के रूप में भी लिख सकते हैं। यहीं पे अगर एक एलिमेंट और होता तो यहाँ पे फिर आगे एक डिटर्मिनेंट और भी आ जाता। इसके लिए क्या जरूरी है, ये चीज़ सिर्फ एट ए टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम पे अप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे भी मान लो अगर होता एल एम एन, तो एक साथ ही हम यहाँ पे लिख देते यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ऐसा नहीं कर सकते। ये एट ए टाइम एक रो या फिर एक कॉलम पे चीज अप्लाई होगी। किसी भी रो या कॉलम में सभी अवयव एक या दो अवयवों के सम के रूप में लिखें तो उस डिटर्मिनेंट को भी हम दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे वो अवयव क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं कि कोई भी दिया गया डिटर्मिनेंट है उसमें किसी भी रो में हम क्या कर सकते हैं, अन्य रो को ऐड कर सकते हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी रो R1 है तो R1 में हम R2 कर सकते हैं, कोई भी रो R1 है उसमें R1 प्लस 3R3 कर सकते हैं। कोई भी रो R1 है, इसका मतलब R1 में R1 के अलावा हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर लेमडा R2 प्लस म्यू R3 हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ध्यान देने वाली बात है कि इस जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे R1 हमेशा क्या रहेगा, R1 ही रहेगा। ऐसे नहीं कि R1 को माइनस R1 कर दिया प्लस R2 कर दिया, तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या चेंज नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक रो में अन्य रो को प्लस माइनस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस हम कर सकते हैं। सेम चीज़ हम कर सकते हैं किसके साथ, कॉलम के साथ। अगर हमने कर दिया R1 को माइनस R1, तो इसमें हमने क्या कर दिया, R1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, K से, जहाँ पे K बराबर क्या है, -1 है। तो इस केस में क्या होगी, हमारी पिछले वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर किसी रो के सभी अवयवों को K से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो उस केस में ये क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी दिए गए डिटर्मिनेंट में हम रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, किसी भी दो रो को आपस में चेंज कर दें या किसी भी दो कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो क्या होगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट का साइन बदलेगा। कोई भी दो रो या फिर कॉलम क्या है, सेम है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। किसी भी रो या कॉलम के सभी अवयवों को, किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम के अवयवों को हमने क्या कर दिया, K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, K से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
किसी भी एक रो या एक कॉलम की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी सभी अवयव क्या है, दो अवयवों के सम के रूप में है। तो हम डिटर्मिनेंट को भी क्या लिख सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें क्या होगा, बाकी रो या कॉलम तो सेम रहेंगे, जिस रो या कॉलम में क्या है, दो अवयवों के योग के रूप में, उनको हम अलग अलग लिख देंगे। इसके अलावा हमने क्या देखा, किसी भी रो में क्या कर सकते हैं, हम अन्य रो को प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। सेम वैल्यू हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। अब अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें क्या है, हमारा वेरिएबल x है, अगर उसमें हमने कोई वैल्यू रखी x बराबर a और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। समझ में, कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है जो कि क्या है, फंक्शन है किसका, x का, अगर हम उसने उसमें लिखी वैल्यू x बराबर a और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके डिटर्मिनेंट की 0, तो इसका मतलब x बराबर a क्या है, ऐसे डिटर्मिनेंट का एक मूल है, यानी x माइनस ए इसका क्या है, एक फैक्टर है। ऐसे डिटर्मिनेंट का x बराबर x माइनस ए क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो ये तो हमने देखी बेसिक चीजें किसके बारे में, डिटर्मिनेंट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैसे निकालनी होती है, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्येक डिटर्मिनेंट का, कोई भी हमारे पास क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात करते हैं, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है ए, हर एक वर्ग मैट्रिक्स की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, जिसे हम कैसे लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई बराबर, ये यहाँ से क्या होगा, हमारे पास x में क्या आएगी, एक समीकरण आएगी, यहाँ से क्या आएगी, x में एक समीकरण आएगी, यहाँ पे i हमारा क्या है, i हमारा तत्समक मैट्रिक्स है, जो कितने कोटि का होगा, जितने का a है। अगर a हमारा क्या है, n/n का वर्ग मैट्रिक्स है, तो i भी हमारा क्या होगा, n/n का एक तत्समक मैट्रिक्स होगा। अगर a और i n/n के हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, x में n घात की क्या आ जाएगी, एक समीकरण आ जाएगी, ठीक है। और उस समीकरण का एक मूल क्या रहने वाला है, x बराबर a, क्योंकि इसमें जैसे ही x बराबर a रखेंगे, a इंटू आई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। x बराबर a इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब x बराबर a इसका क्या है, एक मूल है। ये हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, n कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, तो उसकी एक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी। ये हमें कब काम लेनी है, जब हमें क्वेश्चन में क्या दे दी जाए, हमें ए में क्या दे दी जाए, एक समीकरण दे दी जाए, जिसमें क्या है, जिसकी उस समीकरण की घात क्या है, बराबर है किसके, ए की इंडेक्स के। तो इससे हमें दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि वो जो समीकरण है वो कहाँ से आई होगी, a माइनस एक्स आई बराबर 0 से आई होगी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखें, अगर हम इसी पे बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे बेसिस पे अगर हम लगाएं एक एग्जांपल, अगर हमें दिया हो a बराबर दिया है, जैसे एक 2/2 का क्या है, वर्ग मैट्रिक्स है, और हमें बोल रखा है कि a² प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर क्या है, 0 है। तो आप हमें a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। जब भी क्वेश्चन में a में समीकरण दिख जाए, कितनी घात की समीकरण है, 2 घात की, एक इंडेक्स भी कितनी है, 2, तो हमारे दिमाग में क्या जानी चाहिए, a माइनस एक्स आई बराबर 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगी, और उसमें x बराबर a इसका क्या होगा, मूल होगा। जैसे ही रखेंगे a में द्विघात समीकरण आएगी, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, दोनों की तुलना करके हम किसकी वैल्यू बता देंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a माइनस एक्स आई चाहिए, a हमारा कितना है, 3211 माइनस एक्स इंटू आई, हमने बोला था जितनी कोटि का ये मैट्रिक्स होगा a, उतनी कोटि का i होगा, तो ये कितनी कोटि का होगा, 2 कोटि का होगा। ये 3211, ये x अंदर मल्टीप्लाई होके x 0 0 x, ये हमारा कितना बन जाएगा, 3 माइनस एक्स 2 1 और 1 माइनस बन गया। ये हमारा बन गया a माइनस एक्स आई मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। थोड़ी देर में अभी हम देखेंगे डिटर्मिनेंट हमें कैसे निकालना है। तो 3 माइनस एक्स हो गया 2 1
1 माइनस एक्स। 2/2 के मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों को अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, फिर माइनस का चिन्ह लगा के इनको आपस में क्रॉस वाले मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे हम अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे प्रॉपर वे में कि कैसे हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है, लेकिन आई होप आपने पहले भी देखा होगा कि 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई माइनस इनका मल्टीप्लाई। जैसे इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका हमें पता है x बराबर a क्या होगा, इसका मूल होगा। जैसे ही मूल रखेंगे ए स्क्वेयर माइनस 4a। अब हमें पता है x बराबर a रखते ही ये क्या है, मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अब हम 1 नहीं लिख सकते, 1 लिखेंगे 1 तो क्या एक संख्या है, मैट्रिक्स में कोई एक संख्या ऐड नहीं हो सकती, तो हम क्या लिखेंगे इसको तत्समक मैट्रिक्स से लिख देंगे 1 इंटू आई बराबर 0। ठीक है, तो ये बन गई ए स्क्वेयर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। ट्यूशन वाले ने क्या दिया था, ए स्क्वेयर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0। जैसे ही तुलना करेंगे ए बराबर -4 आ गया, बी बराबर हमारा। तो जब भी हमें क्या दिख जाए, ए में समीकरण दिख जाए, उसकी घात n किसके बराबर हो, उसकी ए की इंडेक्स के बराबर हो, तो हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, a माइनस एक्स आई बराबर 0, जिसका मूल क्या होगा, x बराबर a होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। हमने इसकी प्रॉपर्टीज देख ली क्या होती है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा एक वर्ग स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, यानी रो और कॉलम की संख्या हमेशा सेम रहने वाली है। अब हम देखते हैं आगे कि हमें अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना अब हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2/2 के मैट्रिक्स को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। अगर हम इसके बात कर रहे हैं किसकी, डिटर्मिनेंट की, तो ये अगर लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, तो डंडों के बीच में लिख देंगे। अब हमारा ब्रैकेट नहीं रहेगा। ये तो लिखने का तरीका हो गया, या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या है, दो चीजें, एक तो अवयवों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो कौन से अवयव किससे गुणनफल होंगे, प्लस इसमें एक साइन का भी चक्कर रहता है। इसमें क्या है, यहाँ पहले अवयव को हमेशा क्या देते हैं, प्लस देते हैं, उसके बाद माइनस, फिर प्लस अल्टरनेट तरीके से देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्लस दे दिया तो इस अवयव को क्या देंगे, माइनस देंगे। इसको प्लस दे दिया तो इस अवयव को अल्टरनेट माइनस देंगे। इसको माइनस दे दिया तो इसको क्या देंगे, प्लस देंगे। तो सबसे पहले तो हमें साइन का पता होना चाहिए कि अगर 2/2 का है तो प्लस माइनस। अब यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। यहाँ माइनस आ गया तो अगला प्लस। इसी प्रकार अगर 3/3 का होता तो अल्टरनेट चलना है, पहला हमेशा प्लस रहेगा, माइनस प्लस। यहाँ प्लस आ गया तो अगला माइनस, यहाँ माइनस आ गया तो अगला प्लस। माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। ये तो क्या है हमारा साइन का। ये साइन कब काम आएंगे, केवल उसी रो या कॉलम का साइन उठा यूज होगा, केवल उसी रो या कॉलम का साइन यूज करना है जिसके सापेक्ष हम डिटर्मिनेंट का क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। देखो 3 रो हैं, जैसे 2/2 की बात करें, हमारे पास क्या है, 2 रो है और 2 ही क्या है हमारे पास, कॉलम है। तो टोटल कितने थे, 2। किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो 2 रो 2 कॉलम, कुल क्या कितने तरीके हैं इसको ओपन करने के, 4 तरीके। जैसे 3/3 का है तो हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो कुल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए जिनसे हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी रो के सापेक्ष या कौन से कॉलम के सापेक्ष खोलेंगे। वो आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे डिसाइड होता है। हम देख के पता लगाना होता है कि अगर किसी रो में 0 मिल रहा है तो उसको हम ले लेंगे। क्यों, क्योंकि वो 0 क्या होगा, हमारे कैलकुलेशन को आसान बना देगा। ठीक है, अगर किसी रो या कॉलम में 0 0 0 आ रहे हैं तो हम उसको उठाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले रो का डिसाइड करनी है, रो या कॉलम डिसाइड करना है। फिर उसी रो या कॉलम का केवल क्या यूज करना है, हमें साइन यूज करना है। अब जैसे मान लो अगर हमने पहली रो फिक्स कर दी ओपन करने के लिए, तो ये साइन अब हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, केवल हमें ये क्या ध्यान रखना है, यही साइन यूज रखने हैं। ठीक है, अब देखो
जैसे हमें ओपन करना हो कौन, A11, A12, A21, A22। हमने डिसाइड किया कि हम पहली रो के सापेक्ष खोलेंगे, तो हमें पता है इसको प्लस साइन देना है, इसको माइनस देना है, तो A11 आ जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, फिर क्या आएगा A12 आएगा, लेकिन A12 किसके साथ आएगा, यहाँ पे माइनस के साथ आएगा और इसके मल्टीप्लाई में कुछ आएगा। सबसे पहले हमें रो डिसाइड करनी है, रो या कॉलम डिसाइड करना है, साथ में उसका क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे। अब जब हम ये बात कर रहे हैं A11 की, A11 बोले तो ये हो गया पहली रो पहला कॉलम, तो हमें क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है, बचा क्या हमारे पास A22, उससे क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे आया, A11 था हमारा, A11 वे लिया हमने, A11 क्या था हमारा, पहली रो पहला कॉलम, हमने क्या किया पूरे डिटर्मिनेंट में पहली रो को उड़ा दिया, पहले कॉलम को उड़ा दिया, जो बच्चा उससे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी प्रकार अब देखो दूसरा वे क्या था हमारा, A12 था, पहली रो उड़ा दो, दूसरा कॉलम उड़ा दो, बच्चा क्या A21, इससे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई। तो ये फाइनली क्या हो गया, ओपन होके आ जाएगा। जैसे हमारे पास होता है A1B2, इसको अगर हमें ओपन करना होता है तो हम क्या करते, कोई भी रो उठाते, जैसे पहली रो उठाई तो पहली रो का ये हुए प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, तो ए के कुछ गुना में आएगा वो -1, इसके कुछ गुना में आएगा। जब हम बात कर रहे हैं ए की, तो पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। जब हम 1 की बात कर रहे हैं तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, बचा कौन, बी, कौन आ गया बी, आंसर क्या आ गया 2a माइनस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रो या कॉलम चुनना है, उसका साइन लगा देने हैं, उसके बाद हम जब उनके प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस अवयव की रो एंड कॉलम को जो छोड़ देंगे, छोड़कर जो बचा ना उससे क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारे पास होता 3/3 का, जैसे A11, A12, A1, A21, A22, A23, A31, A2, 3। 2x2 के मैट्रिक्स में आगे हम इस तरीके से कभी याद नहीं रखेंगे, 2x2 के मैट्रिक्स का हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि ये वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू डी, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बीच में साइन क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ये हम आगे चल के 2x2 का हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, 3x3 का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एक रो या कॉलम उठानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो इस बार हमने थर्ड रो उठा ली, तो थर्ड रो के हम क्या करेंगे, सभी पहले साइन लगाएंगे, यहाँ से शुरू करना होता है प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इन अवयवों को क्या मिल गया, साइन मिल गया, A31 को प्लस मिला, A32 को माइनस मिला और A33 को प्लस मिला। अब A31 के मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये थर्ड रो में बैठा है तो पूरी रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम में बैठा है पूरा कॉलम छोड़ देंगे, ये फर्स्ट कॉलम काटा, ये थर्ड कॉलम काटा, बचा कौन, ये 4 अवयव। इन 4 अवयवों के अब यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा अवयव मिल गए तो हमें इनका भी क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। इन 4 अवयवों का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A12, A13, A22, A हो गया। इसी प्रकार अब बात करते हैं A32 की, तो थर्ड रो उड़ा देंगे, सेकंड कॉलम उड़ा देंगे, बच्चा कौन, A11, A13, A21, A23, इनसे क्या करेंगे 2x2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी प्रकार अब अगर बात आई किसकी, A33 की, A33 के लिए थर्ड रो को उड़ा देंगे और थर्ड कॉलम को उड़ा देंगे, बच्चा कौन, ये 4 अवयव, इन 4 अवयव से क्या होगा, एक 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। ये हो गया हमारा 3x3 को ओपन करने का तरीका। अब 2x2, अब देखो हम अगर ध्यान से देखें तो वापिस अभी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट, लेकिन पहले 3x3 का था, अब हमारे पास कितने का आ गया, 2x2 का आ गया। 2x2 का हमें ओपन करना आता है, तो A31 बाहर रहेगा, 2x2 को ओपन कैसे करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई, A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22,
माइनस का A32 तो है ही, इनको करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A11 इंटू A23, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस के साथ 21 इंटू, अगला क्या है A33 है, इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा A11 मल्टीप्लाई होगा A22 से, माइनस A21 मल्टीप्लाई होगा 12 से। ये फाइनली हमारा 3/3 के मैट्रिक्स क्या हो गया सॉल्व। ये वाली एक्टिविटी हम किसी भी रो के सापेक्ष कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के सापेक्ष करते हैं। सबसे पहले हमें साइन डिसाइड करना पड़ेगा। साइन हमने डिसाइड करना सीख लिया। फर्स्ट अवे से प्लस से शुरू करना है, उसके बाद अल्टरनेट चलता जाएगा, जिधर जाना है अल्टरनेट चलते जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ प्लस तो इससे जिधर भी जाओगे इसका माइनस ही मिलेगा, ये प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस, ये माइनस तो आगे प्लस, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अल्टरनेट साइन लेने, जिस रो या कॉलम के सापेक्ष ओपन कर रहे हैं उसी को साइन देने, बाकी को साइन नहीं देने। बाद में हम ओपन कर देंगे, प्रत्येक अव्यय ए के अव्यय को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उस मैट्रिक में ith रो को डिलीट कर देंगे, jth कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उससे हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम आगे चल के जो ये निकल के हैं, जैसे A31 के साथ क्या है निकल गया है, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट निकल गया है। अब हम आगे चल के इनको क्या है एक नाम दे देंगे। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे आगे चल के, हम इनको बोलेंगे उपसारणिक, यानी माइनर बोलेंगे। जैसे ये सारणिक था सारणिक, तो ये अब क्या कहलाएंगे उपसारणिक या फिर। ठीक है, अब देखो प्रत्येक अव्यय का क्या होता है, एक माइनर होता है। प्रत्येक अव्यय का क्या होता है, माइनर। जैसे कोई भी अव्यय Aij है तो इसका माइनर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल Mij से। कैसे आएगा, Aij है, इसका माइनर निकालना है तो आप क्या करो, ith रो को हटा दो, jth कॉलम को हटा दो, जो बचेगा वो क्या कहलाया जाएगा, Mij कहलाएगा। जैसे 2/2 के केस में बात करते हैं, जैसे हमें चाहिए M11, ये इसका मतलब ये किसका माइनर है, A11 का। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो हटा दो, फर्स्ट रो हटा दो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, बचा कौन, A22। तो M11 किसके बराबर होगा, A22 के बराबर। सिंगल अव्यय का डिटर्मिनेंट तो वो खुद अव्यय ही आ जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा उसका वो क्या लेंगे, हम डिटर्मिनेंट लेंगे। इसी प्रकार अगर हमें चाहिए होता A12 तो हम क्या करते, 1 2 तो फर्स्ट रो हटा देते, सेकंड कॉलम हटा देते, बचा कौन, 2 1। क्या निकल के आया, माइनर 2 1। इसी प्रकार अगर हमें चाहिए होता क्या, M22 तो हम क्या करते, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दे, बच्चा कौन, 1 1। तो क्या था, ऐसे हम किसी भी दिए गए डिटर्मिनेंट के प्रत्येक अव्यय का क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक निकाल सकते हैं। उपसारणिक में हमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि एक तो कैपिटल M से दर्शाते हैं, दूसरा ये क्या होता है, प्रत्येक अव्यय का क्या होता है, ये प्रत्येक अव्यय का एक उपसारणिक होता है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे Aij अव्यय का निकालना है तो वो क्या होगा, Mi इंटू जे। हम क्या करेंगे, ith रो को हटा देंगे, jth कॉलम को हटा देंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमारा उपसारणिक कहलाएगा। जैसे 3/3 का अगर मैट्रिक्स होता, इसमें अगर हमें किसी भी अव्यय का मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट निकालना होता है उपसारणिक, जैसे M22 पूछ लिया होता, M22 मतलब दूसरी रो, ये दूसरी रो रही, दूसरा कॉलम बचा, वो क्या क्या उसको क्या डाल दो डिटर्मिनेंट में, क्या बचा, A11, क्या बचा, A13, A31, A33। तो ये जो बचा ना, ये क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। इसी प्रकार हम प्रत्येक अव्यय का निकाल सकते हैं ऐसे। इसको फिर आगे चल के हम क्या कर लेंगे, सोल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो ये तो फाइनली एक वैल्यू देगा। इसको सोल्व करना हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13 का मतलब उपसारणिक भी एक डिटर्मिनेंट होगा, जो कि फाइनली क्या आने वाली है, एक वैल्यू ही आने वाली है, क्योंकि ये भी एक डिटर्मिनेंट ही है, उपसारणिक भी एक डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है अगर वो 3/3 का है तो हमारे उपसारणिक कितने बाई कितने के निकल के आ रहे हैं, 2/2 के
निकल के आ रहे हैं। यानी सारणिक से एक कम ऑर्डर किसका होगा, उपसारणिक का होगा। ये अगर हमारा n/n का है तो इसके प्रत्येक अवयव का उपसारणिक होगा। उपसारणिक कितने का आएगा, n-1 इंटू n-1 का। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसकी परिभाषा में ही बोलते हैं कि अगर हम Mij निकाल रहे हैं तो हम ith रो को डिलीट कर देंगे और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो एक रो कॉलम एडिट करते ही और n/n क्या बताते हैं, रो और कॉलम की संख्या बताते हैं। तो हमारे पास कॉलम और रो की संख्या एक एक घट गई तो m का ऑर्डर भी एक एक कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा उपसारणिक। अगर हमारे पास उपसारणिक आ गया तो थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था, कोई भी दिए गए 3/3 के मैट्रिक्स का क्या निकाला था हमने, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी। तो उसको हम अब कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। इसकी वैल्यू कैसे लिखी थी हमने, जैसे अगर हमें फर्स्ट रो के सापेक्ष खोलना होता तो प्लस माइनस प्लस होता तो a11 आता, फिर यहाँ डिटरमिनेंट आता माइनस के साथ a12, फिर डिटरमिनेंट आता, फिर a13 प्लस के साथ फिर एक डिटरमिनेंट आता। a11 के केस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो ये वाला डिटरमिनेंट बच जाता। क्या बचता, a22, a23, a32 और a3। जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, a12 की, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, a21, a23, a31 और a33। इसी प्रकार अगर लास्ट a13 का देखना होता तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो क्या बचेगा, a21, a22, a31, a32। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, उपसारणिक ही निकल के आ रहे हैं। ये तीनों क्या है हमारे उपसारणिक। तो इसका मतलब इनको हम लिख सकते हैं a11 इंटू ये किसका उपसारणिक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाने से है तो पहले अवयव का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं m11 माइनस a12 के साथ क्या लिखेंगे इसके सारणी को माइनस m12। इसी प्रकार a13 के वाले उपसारणी को क्या लिख देंगे m13। इसका मतलब कोई भी दिया गया डिटरमिनेंट है, किसी भी रो के सापेक्ष खोलो, उसका अव्यय इंटू मल्टीप्लाई में क्या उसका डिटरमिनेंट उपसारणिक माइनर a12 इंटू m12 प्लस a13 इंटू m13। इसी को अगर हम किसी कॉलम के सापेक्ष भी खोल देते, जैसे a फर्स्ट रो a21 के सापेक्ष खोलते, मान लो अगर हमें खोलना होता है इसके सापेक्ष, तो सबसे पहले हम साइन देते, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या क्या हो जाते हैं, माइनस का a12 प्लस का a22 और माइनस का a32। ये कौन से कॉलम के सापेक्ष खोला है, दूसरे के सापेक्ष। हमने सबसे पहले साइन लगा दिया और वो अवयव लगा दिया, उनको किससे मल्टीप्लाई करना है अब इनके माइनस से, तो यहाँ a22 यहाँ a32। अब अगर हम इसमें देखें कि माइनर के साथ, माइनर में देखो साइन का कुछ नहीं है ना, साइन हमने किसको दे रखा है, इस अव्यय को। अगर ये साइन हम इस अव्यय को दे दें, इस माइनर को दे दें, तो फिर ये क्या बन जाता है, सहखंड बन जाता है। तब हम इसे क्या बोल देते हैं, कोफैक्टर बोल देते हैं। कोफैक्टर हम किससे दर्शाएंगे, Cij से दर्शाएंगे। Mij ही होगा लेकिन साथ में क्या आएगा, साइन आएगा -1 की पावर i प्लस जे। अगर i प्लस जे हमारा क्या है, E1 है, तब तो क्या होगा, Cij बराबर क्या आ जाएगा, Mij ही आ जाएगा। लेकिन अगर i प्लस जे हमारा क्या है, ओड है, तो हमारा Cij बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का Mij आ जाएगा। इस केस में अगर हम C12 देखें तो हमारा क्या होगा, -1 की पावर 3 m12, तो क्या आ जाएगा, -m12। इसी प्रकार अगर C22 चाहिए तो क्या हो जाएगा, m22 हो जाएगा। C32 चाहिए तो क्या होगा, माइनस की पावर 3 + 2 5, तो माइनस आएगा m32। तो इसमें हम माइनस m12 को किससे रिप्लेस करते हैं, C12 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें a22 इंटू m22 को C22 से भी रिप्लेस कर सकते हैं और माइनस के m32 को C32 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या देखा, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू के हमने कई तरीके देख लिए, है ना। हमने माइनस उसके माइनर के रूप में भी देख लिया कि a11 इंटू m11 माइनस a12 इंटू m12 a13 इंटू m13, जब हम फर्स्ट रो के सापेक्ष उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसमें अगर साइन अगर हम उसको उपसारणिक को दे दें तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सहखंड बन जाएगा।
तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा कि कोई भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको हम कैसे दर्शाते हैं। हमने देखा 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है और 3/3 को। 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें डायरेक्ट याद रहना चाहिए। क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, a इंटू डी सी इंटू बी, और बीच में साइन क्या लगा देना है, माइनस का। 3 ऑर्डर के हमें क्या देखना है, उस केस में हमें माइनर निकालना आना चाहिए या फिर सेकंड निकालना आना चाहिए कोफैक्टर। प्रत्येक किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सापेक्ष हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसको साइन देना होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कोफैक्टर की, तो उस केस में हमें उसको साइन देने की जरूरत नहीं है। साइन को कौन एडजस्ट कर देगा, कोफैक्टर एडजस्ट कर देगा। CIJ बराबर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। अब अगर हम MIJ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उस डिटर्मिनेंट में ith रो और jth कॉलम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो क्या कहलाएगा, MIJ कहलाएगा। MIJ आते ही CIJ आ जाएगा। CIJ आते ही हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करके किसी भी डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अभी डिटर्मिनेंट में हमने क्या देखा है, हमने सिर्फ बेसिक देखा है। इसके आगे की चीज़ें हम बाद में देखेंगे। एक बार हम इसकी प्रॉपर्टीज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा था, कोई भी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो अव्युत्क्रमणीय है, उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ए की वैल्यू नॉन जीरो है तो व्युत्क्रमणीय है, उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि अंदर अगर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या करेगा, एक इंडेक्स लेके बाहर आ जाएगा। एक या दो से अधिक अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है तो उनका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उनका डिटर्मिनेंट अलग अलग भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या देखा था, a की पावर n का निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसकी पावर क्या कर दो, n कर दो। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उसका ट्रांसपोज आएगा। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का था। किन्हीं भी दो रो को आपस में अगर चेंज कर दिया तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। किसी भी रो में हम क्या कर सकते हैं, अन्य रो को हम ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम हम किसके साथ कर सकते हैं, हम कॉलम के साथ कर सकते हैं, है ना। अगर हम किसी भी रो के सभी अवयवों को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो k क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के वैल्यू के साथ डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें हमें बहुत काम आने वाली है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें ज़रूरत होती, कोई भी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिया गया, ठीक है, 1x2 1y3, ठीक है, 1z4, अगर ऐसा दिया होता, ठीक है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना होता तो हम डायरेक्ट नहीं होते, हम कोशिश करेंगे इस केस में कहीं भी हमें क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्योंकि जब हम निकाल रहे होते हैं डिटर्मिनेंट, हमने देखा था हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो या कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंशन करते हैं, उसमें उस कॉलम के अवयवों को क्या करते हैं, उसके सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये अवयव 0 हो गया तो हमें ये सेकंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे क्या कि 0 बन जाए। अब हम इसको देख के देखें कि 1 में से अगर 1 माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका मतलब R1 में अगर चेंज कर दें, ये R1 में से R2 माइनस कर दें तो यहाँ हमारे पास 0 बनने के लिए रेडी है। इसी प्रकार R2 में चेंज कर दें क्या कि R2 में से R3 को माइनस कर दें तो भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जैसे ही 2 0 बन गए हमारे पास हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जैसे डिटर्मिनेंट पे R1 में से क्या किया, R2 माइनस किया तो 1 - 1 क्या बन गया, 0। अब देखो R1 में से R2 करने का मतलब है कि प्रत्येक अवयव क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई। जैसे 1 1 में से मल्टीप्लाई होके 0, x में से y मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस वाई, 2 में से 3 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का। इसी प्रकार हमें क्या करना है, R2 में से मल्टीप्लाई करना है किसको, तो 1 में से 1 1 मल्टी माइनस होके 0, y में से z माइनस होगा तो y माइनस z, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2। लास्ट रो हमने एज इट इज रख ली। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। अब हम जबरदस्ती क्या लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 0 बैठे तो इनको हमें लेने की जरूरत है ही नहीं। साइन लगा दिए, प्लस माइनस प्लस, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास क्या आएगा, 0 इंटू इसका M11 आएगा, -0 इंटू M21 आएगा, +1 इंटू
M31 आएगा। हमें सिर्फ क्या चाहिए, M31 चाहिए। M31 क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचा वो M31 है। 2/2 का हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई से, माइनस आएगा, माइनस पहले से प्लस y माइनस जेड, ये हमारा बन गया 2x माइनस वाई माइनस जेड, बन गया M31। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। क्या था, 2x माइनस वाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 जीरो बनाने से हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। हमें M11 M21 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो कुछ भी आओ जीरो से मल्टीप्लाई होके फाइनली क्या बनेंगे, जीरो ही बनेगा। अगर यहीं पे ओपन करते हैं हम तो हमारी कैलकुलेशन के पार्ट क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी जब हमें अच्छे से याद करने देनी है, ट्रांसपोज करेंगे सेम रहेगा। कोई भी 2 कॉलम या रो को आपस में इंटरचेंज किया, साइन बदल जाएगा। रो में क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम में अन्य रो और कॉलम को के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई माइनस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि R1 सेम रहेगा, इनके साथ आप कुछ भी करो, ठीक है। अगर कोई रो में कुछ कांस्टेंट आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। सभी अवयव उससे मल्टीप्लाइड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देखी डिटर्मिनेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।